Hello students, welcome to the digital learning platform of MGCI एंड आज हम लोग सेकंड लास्ट एफएलटी नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। जल्दी नीट आने वाला है एंड होप आप लोग ये सारे एफएलटी से बेनिफिट हुए हैं। इनको प्लीज एनालाइज करिए, वापस से देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे मैं हमेशा हर टेस्ट के डिस्कशन में बताता ही हूँ कि पिछले एफएलटीज में आया हुआ इस तरह का कंसेप्ट, तो आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें और उसके हिसाब से थोड़े से रिविजन करें क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन से। पहले क्वेश्चन की बात की जा रही है और बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। बेसिकली ये काइंड ऑफ लुकास टेस्ट कर रहा है। ठीक है, लुकास टेस्ट तब होता है जब HCl यूज किया जाता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये C2H5OH है और ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब ये लोन पेयर को जितनी जल्दी प्रोटोनेट करेंगे हम लोग, ये ग्रुप C2H5OH2+ इस तरह से देख सकते हैं, ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा और उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को बताना है कि यहाँ पे H+ ज्यादा अच्छे से कौन देगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक सवाल बन गया और इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर आने वाला है वो आने वाला है HI, HBr एंड HCl। दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो ये एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है हम लोग को। CH3Br को पहले KCN से रिएक्ट किया गया, तो चलिए रिएक्शन करते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने CH3Br लिया। Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है जिसके ऊपर हम लोगों ने साइनाइड आयन का अटैक करवा दिया। बेसिकली KCN का मतलब साइनाइड हुआ। ये साइनाइड ने इस पे जाके Sn2 रिएक्शन किया होगा। Sn2 रिएक्शन करके इसने CH3CN बना लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N बना लिया। ठीक है, फिर इसको हम लोगों ने 4 हाइड्रोजन दे दिए। अब देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन किसी भी फॉर्म में दिए। देखिए यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ये H+ नहीं लिखा हुआ है, खाली हाइड्रोजन दिया हुआ है, नेसेंट हाइड्रोजन दिया हुआ है। नेसेंट हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसका मतलब ये सिर्फ रिडक्शन करवाना चाह रहा है। तो जब हम लोग इस पे 4 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 CH2 NH2। 1 डिग्री का अमाइन हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन सीक्वेंस में ए क्या है। तो ये जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना है ये ए है। और इसका अगर हम लोग नाम दे तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, IUPAC नाम की बात कर रहे हैं। देखिए IUPAC नेम बोला गया है यहाँ पे। अगेन बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं, इसको मिथाइल साइनाइड भी करके आ सकते हैं, जो IUPAC नेम नहीं रहा। IUPAC नाम की बात करेंगे हम लोग तो नंबरिंग यहाँ से फर्स्ट होगी, फिर ये सेकंड, ये कुछ इस तरह से नंबरिंग की जाएगी और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो इथेन नाइट्राइल आने वाला है, ना कि मिथाइल साइनाइड। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। असर्शन रीजन का एक सवाल है और ये पूछा जा रहा है आइसोब्यूटेनल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो पहले आइसोब्यूटेनल बना लिया जाए। ये मॉलिक्यूल जो है ये आइसोब्यूटेनल हो गया। अब आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जरूरी है कि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आपके पास में रहे। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं वापस से मैं। अल्फा कार्बन जो रहेगा ये मेरा अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन के ऊपर एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन आपके पास में होने चाहिए, जबकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्या आइसोब्यूटेनल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोल रहा है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। अल्फा हाइड्रोजन है पर केवल एक ही है, तो बिकॉज एक ही अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, रीजन है, वो रॉन्ग है और असर्शन जो है वो करेक्ट है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ये मुझे, एक सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉन्डेड टुगेदर इन लॉन पेप्टाइड चेन फॉर्म। अब सल्फर कंटेनिंग हो कि नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बेसिकली अगर अमाइनो एसिड है और एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन के अंदर बॉन्ड हुआ है तो पूछा जा रहा है क्या बनाएगा।
ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। हाइड्रोकार्बन डेफिनेटली नहीं बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाएगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हम लोग को पता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस से बनता है, एंड लास्ट एफएलटी में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं बनाएगा, ये जो बनाएगा वो प्रोटीन। हम लोग को पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सवाल है। यहाँ जो सल्फर कंटेनिंग शब्द यूज किया है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इससे सल्फर का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा अमाइनो एसिड भी होता जो सल्फर कंटेनिंग नहीं होता और वो भी अगर लॉन्ग पेप्टाइड चेन के अंदर बॉन्ड हो जाता तो भी आंसर प्रोटीन ही आने वाला था। नेक्स्ट में बात करेंगे डाइसेक्राइड, जो सिर्फ ग्लूकोज देता है हाइड्रोलिसिस। ये अगेन एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन की कैटेगरीज हैं बेसिकली। लैक्टोज की बात करेंगे, लैक्टोज के अंदर बीटा डी गैलेक्टोज होता है, ठीक है। ये बेसिकली डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है तो बीटा डी गैलेक्टोज इसके अंदर रहता है। तो हाइड्रोलिसिस के ऊपर सिर्फ ग्लूकोज नहीं देने वाला है। फ्रक्टोज की बात करें तो ये तो डाइसेक्राइड ही नहीं है, फ्रक्टोज तो मोनोसेक्राइड है, इसलिए फ्रक्टोज भी गलत है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीजें होती हैं, तो सिर्फ ग्लूकोज की बात नहीं है। एंड माल्टोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है जिसके अंदर केवल ग्लूकोज ही रहता है, माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग मिथाइल साइनाइड विथ Na C2H5OH। बीबीआर रिडक्शन कर रहा है बेसिकली, बू ब्लैंक रिडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली रिडक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन देने वाला है और ये साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग मिथाइल साइनाइड बनाते हैं। देखिए अगर आपको याद हो तो सेकंड क्वेश्चन में इसको इथेन नाइट्राइल कहा गया था, वो आईयूपीएससी ने मिथाइल नाइट्राइल था। अभी इसका कॉमन नेम दिया हुआ है मिथाइल साइनाइड, तो हम लोग को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि यही मॉलिक्यूल दिया हुआ है। और जैसे मैंने बात की इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन के लिए हम लोगों ने Na और साथ में ETOH या C2H5OH जो भी बेसिकली कहा है, C2H5OH बोला हुआ है, दैट इज ETOH ओनली, तो वो लिया हुआ है, रिडक्शन कर रहे हैं। और रिडक्शन कर रहे हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड N रिड्यूस होके 1 डिग्री अमाइन बना देगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 NH2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया है क्या मिलेगा, बेसिकली इस मॉलिक्यूल का नाम पूछा है, और इस मॉलिक्यूल का अगर मैं नाम देख सकता हूं तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन, ठीक है। इथेन अमाइन भी बोल सकते थे इसको, आईयूपीएससी इथेन अमाइन है। अगर इथेन अमाइन नहीं दिया हुआ है तो मुझे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है, और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है यहाँ पे वो रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट रिएक्शन में देखें हम लोग कुछ, अगेन एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है। अच्छा सवाल बोलूंगा, इतनी जल्दी बहुत सी बार पकड़ में नहीं आता है ये वाली चीज। तो मुझे नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिसका HNO2 से रिएक्शन करके एक एल्कोहल बना है। देखिए अब चीजें समझ में आ जाएगी आपको। एल्कोहल कैसे, मैंने बोला फॉर्मूला देखिए, एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला अगर आप बात करें, अगर हम लोग एल्कोहल की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2O, ठीक है, जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का। और वहां लिखा हुआ है C3H8O, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं C3 और 3 यहाँ पे रखेंगे तो C3H8O, मतलब बोलने का मतलब है यहाँ पे एल्कोहल बना हुआ है। और एल्कोहल अमाइन के साथ तब आता है जब अमाइन 1 डिग्री का होता है, एलिफेटिक अमाइन होता है, ठीक है। वापस से करेक्शन करते हैं थोड़ा सा, एरोमेटिक अमाइन जो रहते हैं वो डायजोनियम सॉल्ट बना देते हैं, एलिफेटिक अमाइन इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो डायजोनियम सॉल्ट को सस्टेन नहीं कर सकते, डायजोनियम सॉल्ट को स्टेन नहीं करवाया जा सकता है, वो क्विकली रिएक्ट करके अल्कोहल, ईथर ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो अल्कोहल रहता है। तो बेसिकली हम लोग अगर सोचेंगे तो अल्कोहल के टर्म्स में सोचेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास में हुआ अमाइन, कौन सा अमाइन हुआ, ये वाला 1 डिग्री का एलिफेटिक अमाइन हो गया। और इसका जब हम लोगों ने K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो ये मुझे बना के दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे रहा है तो सीधी सी बात है, केवल 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। अगर ये देखिए, ये सवाल अच्छा इसलिए बना हुआ है बिकॉज इन लोगों ने इस बार स्ट्रक्चर्स नहीं दिए, सारी चीजें स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के टर्म्स में बात की है। तो आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि एल्डिहाइड है कि अल्कोहल है कि क्या है। तो CnH2nO, CnH2nO2, CnH2nO2 जो रहता है दैट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ईस्टर का भी रहता है बट इस तरीके से ईस्टर नहीं बनाया जा सकता, तो लॉजिकली ये यहाँ पे इसने कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाया। सो ये अल्कोहल जो रहेगा ये भी 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा। अब मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक्स कौन है, और एक्स बेसिकली 1 डिग्री अमाइन कौन है, ये हम लोग को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 डिग्री अमाइन है, गलत हो जाएगा। ये 1 डिग्री अमाइन है, इसको कंसिडर किया जा सकता है। ये 2 डिग्री अमाइन है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये 3 डिग्री अमाइन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन तो केवल बी हो जाएगा। तो आप चाहें तो मैं ये रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए CH3 CH2 CH2 NH2, इसको जब आपने HNO2 से ट्रीट किया होगा तो आपके पास में बना होगा अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। ये बन गया हमारे पास अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C3H8O दिया हुआ है। अब जब हम लोग इसको Cr2O7 से एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, जो बेसिकली ये लिखा हुआ है मैं उसको इस तरह से पढ़ता हूँ, तो ये आपको बना देगा CH3 CH2 COOH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये रिएक्शन सीक्वेंस है जिसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल्कोहल्स दिए हुए हैं, पूछा गया है लीस्ट सोल्यूबल एल्कोहल इन वाटर। अगेन सिंपल सवाल है ये। एल्कोहल्स का फॉर्मूला है ROH, इसको समझे आप। ये पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग पार्ट। और ये पार्ट जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अब जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट का लेंथ बढ़ता है पानी में सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ये सिर्फ एल्कोहल की बात नहीं है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप सेम कंसेप्ट लगाइए, अमाइंस के अंदर आप सेम कंसेप्ट लगाइए, या फिर आप चाहे तो एल्डिहाइड कीटोन्स में सेम कंसेप्ट लगाइए। कंसेप्ट ये रहने वाला है कि जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं तो मैं, जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा और सोल्यूबिलिटी कम होने वाली है। तो चलिए अब देख सकते हैं हम लोग, ए में 2 ही कार्बन है, बी में देख सकता हूँ 3 कार्बन है, सी में देख सकता हूँ मैं 4 कार्बन है, और डी में देख सकता हूँ मैं 5 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन डी के पास है, इसलिए ये लीस्ट सोल्यूबल होने वाला है। लीस्ट सोल्यूबल जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी। और अगर आप चाहें तो उसको सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर में भी अरेंज कर देते हैं। सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा ए, फिर उसके बाद में होगा बी, फिर होगा सी, और लीस्ट सोल्यूबल हो जाएगा डी। अगले सवाल की ओर चलेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन सीक्वेंस की बात कर रहा है जहां तक मैं देख सकता हूँ। और यहाँ पे बोला है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H10O। अब इस चीज को आप समझे, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो इतना क्लोज होता है तब बेंजीन उस कंपाउंड में आने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली 6 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। जनरल मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं हर जगह पे बेंजीन है तो ऑब्वियसली बेंजीन रहेगा ही। बट एज ए जनरल पॉइंट भी आप इसको रिमेंबर करिए कि जब भी 1:1 के पास में ये रेशियो रहेगा कार्बन हाइड्रोजन का, तब वी हैव अ चांस दैट बेंजीन इज देयर इनसाइड आवर कंपाउंड। तो यहाँ पे एक बेंजीन कंटेनिंग कोई कंपाउंड है जिसको I2NOH के साथ हीट करके येलो पीपीटी लाए। आइडोफॉर्म टेस्ट की बात की जा रही है और पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के, I2NaOH वाली चीज को पढ़ के मैं अभी से प्रेडिक्ट कर देता हूं कि हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम लोग आइडोफॉर्म की बात कर रहे हैं तो आइडोफॉर्म के लिए आपको या तो ये सिस्टम चाहिए, इस तरह का सिस्टम चाहिए, या फिर हम लोग को इस तरह का सिस्टम चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिस्टम हम ढूंढ रहे हैं जिसमें आइडोफॉर्म होने वाला है, और बस ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग इस सवाल को फटाफट क्रैक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं OH टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ चुका है। बी वाले में जाएंगे, अगेन सेम चीज है, यहाँ पे भी इस तरह का सिस्टम मुझे नहीं मिल रहा है।
सी में हम लोग फिर से देख सकते हैं, और सी में तो मैं देख सकता हूँ कार्बन 9 हो चुके हैं, जबकि कार्बन हमें जो चाहिए वो केवल 8 कार्बन चाहिए, तो ये भी डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। डी वाले में डेफिनेटली ये है। आप चाहे तो मैं डी को थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ। ये देखिए, ये सी एच ओ एच सी एच थ्री, और जब इसकी रिएक्शन हम लोग I2 प्लस NaOH से करवाएंगे, आइडोफॉर्म करवाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट। और ये जो CHI3 है, येलो कलर की पीपीटी होने वाली, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले सवाल की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है, रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इन 50% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन एट 44। जो भी टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर एक्चुअली ये दिया हुआ है कि बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, एक मॉडरेट टेम्परेचर है ना, 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले तो हमको ये समझना है कि ये सॉल्वोलाइसिस की बात कर रहे हैं। सॉल्वोलाइसिस का मतलब होता है SN1 रिएक्शन। अब इस बात को याद रखें, ज्यादातर सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन SN1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कुछ एक दो सॉल्वोलाइसिस ऐसे भी हो सकते हैं जो SN2 होते हैं, बट ज्यादातर जब मुझे कोई सॉल्वोलाइसिस बोलता है, मैं उसको SN1 की कैटेगरी के हिसाब से सोचता हूँ। ठीक है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे मॉडरेट है, बोलने का मतलब है यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कराना चाह रहा। अब अगर हम लोग सॉल्वोलाइसिस की बात करें, तो जैसे मैंने बोला है SN1, तो हम लोग को इन सबको रेट ऑफ SN1 में जमाना है, और हमको पता है SN1 जो रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो भी केटायन यहाँ पे बनता है उसकी स्टेबिलिटी देख के हम लोग SN1 पता कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग एक बार केटायंस बनाते हैं जो जो हमारे पास है। पहला केटायन हम लोग ने इस तरह से बना लिया, इस Cl को बाहर निकाल के। दूसरा केटायन आप देखेंगे तो दूसरा केटायन हम लोगों ने यहां से बना लिया, और तीसरे वाले में अगर हम लोग देखें तो ये तीसरा वाला केटायन हम लोगों ने इस तरह से बना लिया। अगेन ये वाले Cl को हम लोगों ने बाहर किया। ठीक है, तीन केटायन आ गए। अब बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी हमको देखनी, तो आप यहां देख सकते हैं पहले वाला केटायन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यह हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। दूसरे वाले में आप देखेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसके पास में 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तीसरे वाले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में आई एम श्योर आप लोग को बताया होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप डेफिनेटली इसका एक नोट ले लें। केटायन में ये वाला केटायन बेंजाइल केटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। सिर्फ ये वाला केटायन की बात कर रहा हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल केटायन की मैं बात कर रहा हूँ। टर्शरी ब्यूटाइल केटायन जो रहता है, इट इज इवन मोर स्टेबल देन अ बेंजाइल केटायन। ये तो अलाइल है, इससे तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है। इसलिए अगर मैं सॉल्वोलाइसिस के रेट की बात करूं, तो सबसे ज्यादा रेट जो रहेगा वो रहेगा 2 का, फिर उसके बाद में रहेगा 3 का, और सबसे कम जो रहेगा वो 1 का रहेगा। SN1 की बात कर रहे हैं तो SN1 का रेट भी बिल्कुल सेम रहेगा केटायन की स्टेबिलिटी के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस जो आ जाएंगे वो आ जाएगा 2 3 1, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल में बात करेंगे। सो स्टीफन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग, स्टीफन रिएक्शन हम लोगों ने किया हुआ है, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। ये स्टीफन रिएक्शन एक रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने की। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले चैप्टर में आप नेम्ड रिएक्शन के अंदर स्टीफन रिएक्शन को पढ़ते हैं। मैं पहले रिएक्शन को लिख देता हूं। सो हम लोग साइनाइड से शुरुआत करते हैं। इसका रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से किया जाता है, तो ये आपको RCH डबल बॉन्ड NH2 देता है, और इसका फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास में बन जाता है एक एल्डिहाइड, और साथ में बन जाता है NH3। ठीक है, बेसिकली ये आपकी स्टीफन रिएक्शन हो गई। अभी क्योंकि ये स्टीफन रिएक्शन की बात कर रहा है तो मैंने स्टीफन रिएक्शन आपको लिख के बता दी। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। PDBSO4 यूज नहीं किया गया है। सेकंड बोल रहा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड नहीं, ये साइनाइड ग्रुप है, ये भी गलत है। तीसरा बोल रहा है अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन SnCl2 और HCl से और हाइड्रोलाइज किया गया है, सो ये डेफिनेटली एक करेक्ट ऑप्शन है।
और जिंक अमलगम अगेन इसमें यूज नहीं किया गया। जिंक अमलगम यूज करने वाली रिएक्शन जो रहती है उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें ऑप्शन सी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। सो देखिए मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ इस वाले एफएलटी में अगर अच्छे से दिया जाता था एफएलटी तो केमिस्ट्री के स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो तो काफी मुझे स्कोरिंग लगता है। काफी सिंपल सिंपल सवाल अभी यहाँ है। ब्रोमिनेशन की बात की गई है और अल्केन की ब्रोमिनेशन की बात की गई है। ब्रोमिनेशन हो कि क्लोरीनेशन हो, बेसिकली फोटो हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है इसका ऑर्डर हमेशा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बेंजाइल होता है, अलाइल भी ज्यादा स्टेबल, ये सब होता है। बेसिकली अब हम लोग अल्केन की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग बेंजीन और डबल बॉन्ड्स को इसके अंदर नहीं लेके आ रहे, बट ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है और अल्केन की बात की जा रही है। तो देख सकते हैं हम लोग सबसे अच्छा जो होगा वो 3 डिग्री के ऊपर होगा, बस 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो पूछा गया है कि कौन सा अल्केन सिंथेसाइज किया है सिंगल एल्काइल हैलाइड से वुड्स रिएक्शन। सिंगल एल्काइल हैलाइड मतलब एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड। एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड का मतलब है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनना चाहिए, दोनों इससे सेम है, जब वो जुड़ेंगे तो सिमेट्री रहेगी मॉलिक्यूल में। अब बेसिकली इस सवाल को मैं मेरी तरफ से सोचता हूं तो मैं ऐसा सोचता हूं इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ये इसका बेसिकली जवाब बन जाएगा। तो आप अगर इसको बीच में से कट करेंगे ये एसिमेट्रिक है, अगर इसको बीच में से कट किया जाए तो ये मॉलिक्यूल भी एसिमेट्रिक है। यहां हम लोग दोबारा से देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो एसिमेट्रिक, और ये मॉलिक्यूल देख सकते हैं ये दोनों सिमेट्रिक है, तो ये आंसर है। और बेसिकली यहाँ पे वुड्स रिएक्शन कुछ इस तरह से की गई होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको किया होगा। सो ये आपको इस तरह का मॉलिक्यूल बना के देगा। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ पे कुछ हुई होगी, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो खराश रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है। पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, एचबीआर और पेरोक्साइड। व्हाट इज खराश रिएक्शन। खराश रिएक्शन में हम लोग बेसिकली एक अल्कीन को एचबीआर से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो आपके पास में एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिको एडिशन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जिसमें नॉर्मली पेरोक्साइड यूज किया जाता है तो इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग ऑप्शंस कि इसके अंदर पेरोक्साइड जो है वो बेसिकली कैटलिस्ट का काम करेगा, फ्री रेडिकल बनाने में मदद करता है इसलिए उसको कैटलिस्ट बोल रहे हैं। इनिशिएटर भी वही होता है। सो यहाँ पे आंसर आने वाला है ऑप्शन बी। अगले सवाल की बात करें सो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी एचएक्स के प्रति पूछी गई है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। ये बेसिकली रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स में सबसे पहला पॉइंट कभी डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले ये डिस्कस किया जाता है कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या होती है। अल्कीन्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड करता है कि वो डबल बॉन्ड पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास है। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले इनको बना के देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक आइसोब्यूटीन, ये हो गया हमारे पास आइसोब्यूटीन। ठीक है, उसके बाद में प्रोपीन बोला गया है, सो ये मॉलिक्यूल हो गया प्रोपीन, और बोला गया है इथिन, सो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा इथिन। ठीक है, अब इसको वापस से दोबारा से आप समझे, पाई बॉन्ड के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैच होगा। ये HX जो है इसके अंदर H प्लस जो है ये सबसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जाके इसके ऊपर जुड़ेगा, और इसके जुड़ने का रेट उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। तो अगर हम लोग पहले वाले मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ मुझे 2 अल्फा कार्बन दिखते हैं और टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखते हैं। यहाँ मैं देख सकता हूं कि हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा पहला वाला आइसोब्यूटीन, फिर उसके बाद प्रोपीन, और सबसे कम रिएक्टिविटी शो करेगा इथीन। तो बेसिकली यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। सो आइसोब्यूटीन, प्रोपीन एंड इथीन। नमस्कार बच्चों, ये हमारा FLT नंबर 7 का हम केमिस्ट्री सॉल्यूशन अब तक 15 क्वेश्चन का यहाँ देख चुके हैं। अगले 15 क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और आप सभी लोगों की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। तो अब आपको अपनी आगे आने वाली एग्जाम को और बेहतर से बेहतर तैयारी करके क्या अपनी एग्जाम के लिए परफॉर्मेंस रखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। हमारे पास रिएक्शन में एक अल्काइन है और अल्काइन को क्या अम्लीय हाइड्रोजन रिप्लेस कर क्या सोडियम जोड़कर क्या इसका यहाँ पर सोडियम प्रोपेनाइड बनाया गया है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्या एक एल्किल हैलाइड से कराते हैं, CH3 यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और Cl, तो सिंपल यहाँ से हमारा क्या ये जो सोडियम है ये हेलोजन के साथ क्रिया कर अलग हो जाएगा और रिएक्शन के बाद बना हमारा जो कार्ब केटायन है क्या वो इस त्रिबंधित कार्बन से हम अटैच्ड कर देंगे। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अलग होने के बाद हम इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर क्या इस अल्काइल चेन को लगा देते हैं। तो यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो ये हमारा इसके लिए PCC हो गया। इसका लेफ्ट टू राइट क्या हमारा अंकन हो जाएगा। अब हमारे पास इसका करेक्ट नाम क्या हो रहा है, तो 4 मिथाइल, ठीक, और 2 पेंटाइन, क्या ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है। तो 4 मिथाइल 2 पेंटाइन करेक्ट क्या हमारा आंसर है। सिंपल हमारा सोडियम हैलाइड से अलग होकर क्या योग कर हमको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए देखें। एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमें रिएक्शन पर क्या एक प्रोपाइन के साथ HBr परऑक्साइड दिया गया है। देन रिएक्शन के बाद बने प्रोडक्ट का क्या हम HBr से पुनः रिएक्शन कर बी प्रोडक्ट चाहते हैं। ठीक, तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास जब HBr के साथ क्या परऑक्साइड आ जाए तो बेटा हम यहाँ पर क्या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार हमारा अम्ल हेलोजन का जो ऋण भाग है क्या वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर मल्टीपल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन ज्यादा है और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां मल्टीपल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन कम है। तो हमने यहाँ पर H और यहाँ पर क्या Br का एडिशन करा दिया। ठीक, अब हम अगली बार जब इस प्रोडक्ट की रिएक्शन HBr से करते हैं तो अब चूंकि परऑक्साइड अनुपस्थित है तो हमें क्या यहाँ मार्कोनिकॉफ सोचना है। तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार इन दोनों में जहां स्टेबल कार्ब केटायन बनेगा वहां पर हम क्या Br माइनस का एडिशन करेंगे। तो अगर हम सोचें तो इस कार्ब केटायन पर प्लस आई लगा है, अगर हम यहाँ सोचें तो इस कार्ब केटायन पर माइनस आई लगा है, तो हमारा स्टेबल कार्ब केटायन क्या सेकेंड वाला कार्बन होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे मार्कोनिकॉफ से क्या इस तरीके से इस सेकेंड कार्बन पर हेलोजन को और इस फर्स्ट कार्बन पर क्या हम हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़कर हमारा बी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा रिएक्शन का बी प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन का हमारा ए प्रोडक्ट है। जिस ऑप्शन में ये हमको दिखेगा वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr क्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और CH3 CHBr CH2Br भी दिया गया है, मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो सोडियम बेंजोएट पर सोडा लाइम का मिश्रण गर्म करने पर देता है। तो ये हमारी एक फेमस मेथड है सोडा लाइम, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट से रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बनता है
तो कार्बन की संख्या में क्या आ जाती है, कमी। ठीक, तो हमने यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बना दिया। ठीक, अब हमने रिएक्शन में क्या सोडा लाइम और क्या हीट करा दी, तो रिएक्शन पर हमारा यहाँ से Na2CO3 बाहर हो गया और हमारा क्या रिएक्शन पर जो प्रोडक्ट बनता है क्या वो एक बेंजीन बनता है, जो कि रिएक्टेंट से कम कार्बन होकर हमको प्राप्त होता है। तो ये हमारी रिएक्शन है और ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक, तो इसका सही प्रोडक्ट क्या हो गया, बेंजीन। ठीक, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अम्लीय सामर्थ्य के लिए जो भी हमारे पास प्रभाव समूह है उनका अम्लीय सामर्थ्य पर कैसा प्रभाव आता है उसका क्रम लिख देता हूं। तो अम्लीय सामर्थ्य को हम लोग क्या सबसे ज्यादा -m से देखते हैं। -m जिसके लिए होगा क्या वहां अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या -i सोचते हैं। फिर हम सोचते हैं कोई समूह ना हो, कोई समूह ना हो। ठीक है, कोई समूह ना हो ऐसा हमारा कंपाउंड हो। फिर +i, फिर +h, देन +m। ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है अम्लीय सामर्थ्य को देखने का। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये सारे जो फिनॉल है वो अपना H+ देकर क्या अपना फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे। अब जो फिनॉक्साइड आयन सबसे स्टेबल होगा वहां से अम्लीयता, वहां से H+ सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक, तो हमने जैसे कि प्रभाव लिख लिया है, तो हम देख लेते हैं इस फिनॉक्साइड के लिए क्या NO2 का -m प्रभाव है। इस मेटा पोजीशन पर m प्रभाव नहीं लगेगा, बट NO2 का यहाँ -i प्रभाव आएगा। अब इस मिथाइल का इस पेरा पोजीशन पर +H प्रभाव कहेंगे और हमारा फिनॉल पर कोई ग्रुप नहीं है। तो हमारे सीक्वेंस अनुसार सबसे ज्यादा अगर कोई एसिडिक नेचर रखता है तो वो 4th है। ठीक, देन 3rd, देन 1st, देन लास्ट 2nd। ठीक, तो हमें इस ऑर्डर को क्या यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का वह है डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्न संरचना में उन कार्बन का संकरण जो एक दूसरे से एकल बंध से जुड़ा होगा। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम विच अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड विथ ईच अदर इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर। हमको ऐसे दो कार्बन के बीच का संकरण निकालना है जिनको एकल बंध से जोड़ा गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ का नहीं निकालना है। ये दोनों कार्बन क्या सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड है, यहाँ के लिए संकरण पूछा गया है। और इन दोनों की बात करूं तो ये ट्रिपल बॉन्डेड है, यहाँ के लिए संकरण नहीं निकालना। तो हमें इन दोनों कार्बन पर सोचना है। तो 2 सिग्मा 2 पाई वाला कार्बन है तो यहाँ sp हो जाएगा। यहाँ पर 3 सिग्मा 1 पाई वाला कार्बन है तो sp2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास इस जगह पर जो संकरण है एकल बंधित कार्बन के लिए वो है sp2sp, sp2sp। ये हमारा क्या इसके लिए सही संकरण है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसमें कोई PFG, कोई मल्टीपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, तो हम सीधे नंबर ऑफ कार्बन संख्या के आधार पर PCC को सिलेक्ट करते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, एक चेन में क्या हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं। इस चेन की बात करूं तो 5 आ रहे हैं, इस चेन की बात करूं तो 5 आ रहे हैं। तो 3 तरह की चेन सिलेक्ट हो रही है, तो हमें सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करना जो कि 6 की है। अब मैं इसका नंबर लिख देता हूं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सर एक नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती थी,
बट यहाँ पर 3 पर मिथाइल आ रहा है, 3 पर इथाइल। जब सेम नंबर पर प्रतिस्थापी आता है तो हम उस ओर से अंकन कराते हैं जिधर से अल्फाबेटिकली प्रतिस्थापी समूह पास में हो। तो इथाइल को इस नंबरिंग से 3 मिल रहा था, इस नंबरिंग से इथाइल को 4 मिल रहा है, इसलिए हमने इस नंबरिंग को करेक्ट देखा। अब हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकली हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो 3 इथाइल होगा, देन 4 मिथाइल, और हमारे पास कितने कार्बन की चेन है बेटा, यहाँ पर 6 कार्बन की सिंगल बॉन्डेड चेन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो इसका करेक्ट नाम क्या होने वाला है, 3 एथिल 4 मेथिल और हेक्सेन, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है कौन प्रबलतम अम्ल है। तो अगर हम इनमें से प्रबलतम अम्ल की बात करें तो हमें इस कार्बोक्सिलिक समूह पर लगे समूह को देखना है। ये एक अल्काइल समूह है, प्लस आई है, ठीक। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, क्या इसका प्लस आई समूह प्रभाव है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये भी कार्बोक्सिलिक समूह है, यह भी हमारे पास क्या एक प्लस आई समूह है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोजन, क्या हमको यहाँ से प्लस आई मिलता है, ठीक। अब हम बात करते हैं अम्लीयता का रिलेशन आई प्रभाव समूह से कैसा होता है। तो अम्लीयता हमने समानुपाती माइनस यहाँ पर आई समूह कहा, ठीक, माइनस आई समूह, और व्युत्क्रमानुपाती क्या कहा, प्लस आई समूह। तो जिसका प्लस आई समूह ज्यादा प्रभावी होगा वहां पर अम्लीयता क्या हमारे लिए कम होगी। और हम प्लस आई समूह को किस प्रकार से क्या हम प्रभाव के रूप में देखते हैं, तो प्लस आई प्रभाव नंबर ऑफ कार्बन संख्या, जितना ज्यादा हमारे पास प्लस आई के लिए कार्बन संख्या मान होगा उतना प्लस आई ज्यादा, और जितना प्लस आई ज्यादा अम्लीयता उतनी कम, ठीक। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों प्लस आई है, बट डी ऑप्शन अर्थात एच के लिए प्लस आई 0 माना जाता है, ठीक है। और बाकी की बात करें तो इसमें 1 कार्बन का प्लस आई है, इसमें 2 का, इसमें 3 का, तो सबसे ज्यादा प्लस आई बी के लिए, सबसे दुर्बल हो गया। परंतु हमसे पूछा गया है सबसे प्रबल, तो सबसे प्रबल अब हम समझ चुके हैं, क्या हमारा यहाँ पर एच के साथ क्या प्लस आई सबसे कम, और इसलिए इसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा है। और वैसे भी हम H प्लस को बार बार कह रहे हैं, इसका प्लस आई हम 0 लेते हैं, ठीक। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक माइनस आई प्रभाव किस समूह द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक। तो हमने इसकी बहुत अच्छे से ट्रिक को याद कर रखा है। दिए गए चारों समूह के आधार पर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर प्लस आई दिए गए चारों समूह में किसी का है तो NO2 का सबसे ज्यादा है, देन फिर हमारा हेलोजन Cl के लिए, फिर हमारा मिथॉक्सी ग्रुप, एंड लास्ट वन है बेंजीन, ठीक। ये हमारे दिए गए समूहों का क्या प्लस आई प्रभाव होता है। तो अब हम इस ऑर्डर के हिसाब से समझ चुके हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी का हम जो है माइनस आई देखें तो वो NO2 का है, क्लियर। तो हमारे पास क्या माइनस आई समूह की एक क्रम सारणी है जिसमें हमने क्या इस तरह से इनको अरेंज कर रखा है। तो अगर यहाँ पर सबसे अधिक किसी का माइनस आई प्रभाव चारों में है तो वो NO2 का है, क्लियर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन सा युग्म समावयवी कहलाता है, वह भी स्थिति पोजिशनल आइसोमरिज्म, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो भाई पोजिशनल कब होता है, जब दो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ हो, सेम अणु सूत्र के साथ हो, परंतु उनके लिए PFG या मल्टीपल बॉन्ड या फिर उनके प्रतिस्थापी की स्थिति की भिन्नता हो। ऐसे यौगिकों को क्या हम स्थिति समावयव कहते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, देन CH2 COOH,
हम बात करते हैं इसके साथ सेकंड स्ट्रक्चर की, तो CH3 CH, यहाँ सेकंड कार्बन पर OH लगा है और यहाँ पर COO। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अगर हम इसकी नंबरिंग से पोजीशन देखें तो पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पर OH सेकंड पर आ रहा है, यहाँ थर्ड पर आ रहा है, तो हम इन दोनों को क्या पीआई बुला सकते हैं, 100% पीआई बुला सकते हैं। अगला देखें तो एथिल अल्कोहल है और मिथॉक्सी मीथेन है, तो दोनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है और हमारे पीआई के लिए फंक्शनल ग्रुप का सेम होना कंपलसरी है। ठीक, तो ये दोनों समावयव हैं पर स्थिति समावयव नहीं है, ये हमारे फंक्शनल आइसोमर है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारे पास समूह है, देखें ध्यान से, तो यहाँ पर C2H5 ट्वाइस और यहाँ पर क्या CH है, ठीक, और यहाँ पर CH3CO CH2 CH2 CH3 है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है मतलब ये तो आइसोमर भी नहीं है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वह क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर जो है ए होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। तो भाई ज्यामितीय समावयवता के लिए हमने अगर एल्कीन की बात करें तो वे एल्कीन जिनके दोनों sp2 कार्बन पर क्या दो डिफरेंट ग्रुप लगे हो, ठीक, या डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ओर क्या डिफरेंट ग्रुप लगे हो, ऐसे एल्कीन से हमको जीआई मिलता है। तो चेक कर लेते हैं। 1 ब्यूटीन की बात करें तो 1 ब्यूटीन का ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है। अब 1 ब्यूटीन का ये स्ट्रक्चर बनता है तो इस sp2 कार्बन के लिए दोनों ग्रुप सेम हैं, मतलब यहाँ से जीआई शो नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में है 1,2 डाइब्रोमो एथीन, तो हमारे पास एथीन के लिए क्या दो कार्बन का एल्कीन है और यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो कहा है, तो यहाँ पर 1 पर ब्रोमो 2 पर ब्रोमो, तो यहाँ अगर हम चेक करें तो दोनों sp2 कार्बन के ग्रुप आपस में क्या है डिफरेंट, तो यहाँ से जीआई मिलेगा। अब हम थर्ड की बात करते हैं प्रोपीन, तो भाई साहब प्रोपीन के लिए हमारे पास फिर से एक sp2 कार्बन के दो मेंबर सेम है, मतलब यहाँ से जीआई शो नहीं होगा। अगर आइसोब्यूटिलीन की बात करते हैं तो आइसोब्यूटिलीन की बात करें तो ये हमारा आइसोब्यूटिलीन है जिसके दोनों एंड पर सेम ग्रुप है, तो यहाँ से भी जीआई शो नहीं होगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट जो आंसर है क्या वो बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक निर्भर करती है। तो दर स्थिरांक जो है वो केवल और केवल ताप डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर अफेक्टेड होता है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ चुका है कि प्रथम कोटि के लिए जो विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक के है वो किससे प्रभावित होगा, टेम्परेचर से, ताप से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्स वाई इज 60 किलो जूल मोल इनवर्स एंड डेल्टा एच इज 20 किलो जूल मोल इनवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन y2x। ठीक है, हमारे पास क्या सिंपल सा एनर्जी का जो एक्टिवेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है डेल्टा एच इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की माइनस एक्टिवेशन एनर्जी क्या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है कितना, -20 किलो जूल मोल इनवर्स दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉरवर्ड रिएक्शन का भी क्या यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर कितना है 60 किलो जूल और मोल इनवर्स। ठीक, अब हमको क्या बैकवर्ड के लिए पता करना है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पक्षांतर करा देते हैं, तो 60 प्लस कितना हो रहा है 20 और ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी
वेकवर्ड टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 80, यहाँ पर किलो जूल मोल और क्या हमारा इनवर्स। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास क्या 80 हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। एक अभिक्रिया A प्लस 2B प्लस A2 प्लस 2B के लिए Kc का मान 10 की पावर 12 पाया गया है, तो हमें ई नॉट सेल पता करना है। ठीक है, तो भाई हमारा फॉर्मूला एक्चुअल क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक, मैं इसको कैलकुलेट फॉर्मूला लिख रहा हूं 0.06 अपॉन एन, यहाँ पर होता है हमारे पास लॉग रिएक्शन कोसेंट, किंतु जब हम इसको साम्य पर देखते हैं तो यहाँ पर साम्य पर ई सेल हमारे लिए क्या 0 हो जाता है और हमारा रिएक्शन कोसेंट क्या हमारा साम्य के साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 ई नॉट सेल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 0.06 अपॉन एन और यहाँ पर लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब हम रिएक्शन पहले चेक कर लेते हैं। तो रिएक्शन में हमारे पास 0 से +2 और यहाँ पर +1 से क्या 0 पर 2 है, तो हमारे पास अगर चेंज किसी भी आयन के लिए अगर निकाला जाए तो यहाँ चेंज 1 का, कितने लोग हैं 2, तो चेंज 2 का, यहाँ पर 0 से 2 में गया 2, सिंगल व्यक्ति है 2 का, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है वो कितने का आया है 2 का, तो हमारे पास n हो गया है 2। ठीक, हमारे पास k दिया है रिएक्शन का 10 की पावर 12। अब हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला हो चुका है ई नॉट सेल बराबर 0.06 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर लॉग 10 की पावर कितना 12, अब 12 आगे आ जाएगा तो 0.06 इंटू 12 लॉग 10 कितना होता है 1, तो अपन ने लॉग 10 1 का इंटू करके क्या यही रखा। अब हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आगे हम लोग क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद तो कितना आने वाला है 0.354 वोल्ट, यह हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। ठीक, जो कि हमको क्या ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है H2SO4 के तनु विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राओं का अनुपात। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो तनु विलयन बोला गया है तो H2SO4 डिसोसिएट होगा 2H प्लस और यहाँ पर क्या SO4 2 माइनस में। ठीक, अब हमारा जो वाटर है क्या वह भी डिसोसिएट होगा किस किस में, तो यहाँ पर वाटर का डिसोसिएशन होगा H प्लस और OH माइनस में। क्लियर, अब हमारे पास क्या यहाँ तो H प्लस जाएगा, कहाँ पर जाएगा सर ये, तो ये जाएगा आपका कैथोड पर। ठीक, और इसमें से कौन जीतेगा, तो SO4 OH माइनस में से एनोड पर कौन जल्दी शिफ्ट होगा, तो वो है OH माइनस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 4H प्लस, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या अपना 2H2O बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ से आए हैं, तो 4OH माइनस क्या यहाँ पर H2 क्या बनाएगा O और प्लस क्या बनाएगा O2, क्या बनाएगा O2 और साथ में क्या हमारे यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन के बाद क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर क्या 2H2 जमा हो रहा है और एनोड पर क्या जमा हो रहा है O2, तो अगर मैं यहाँ पर 2H2 की बात करूं तो कैथोड पर हमारे पास 2H2 के लिए अगर मास की बात करें तो कितना हो गया 4, और एनोड पर बात करें हम लोग O2 की तो मास कितना हो गया 32। अब हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, 4 अनुपात यहाँ पर क्या है 32, तो अगर इसको सरल करूं तो 1:8, 1:8
8 में हमारे पदार्थ जमा होंगे कहां पर? कैथोड और एनोड पर। ये कैथोड और ये एनोड। क्लियर? तो कैसे किया समझना। अगर H2SO4 को तनु बनाया गया है तो हमको वहां दो तरह का पॉजिटिव, दो तरह का नेगेटिव आयन मिलेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट का, एक वाटर का। ठीक है, इसमें से जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है वह इलेक्ट्रोड पर पहले जमा होता है। तो दोनों में H प्लस है तो H प्लस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। SO4 2 माइनस OH माइनस में हमारा OH माइनस क्या पहले पहुंचेगा और वह जमा होगा, और उसके आधार पर हमने यहाँ रिएक्शन को लिखकर क्या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को निकाला है। ठीक, अगर ये गलित होता तो फिर हमारा ये H2O वाला आयन नहीं होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1:8। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें 3 मोलल NaOH विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम पर ml है। विलयन की मोलरता है। तो 3 मोल NaOH solution has density of 1.10 ग्राम पर ml. The molarity of the solution is। तो भाई साहब हमारे पास क्वेश्चन में 3 मोलल NaOH दिया है, तो इसका मतलब क्या है पहले ये जान लो। तो 3 मोल NaOH 1000 ग्राम विलायक में क्या उपस्थित है? विलायक में उपस्थित है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब हम सबसे पहले क्या यहाँ पर विलय का भार पता कर लें। तो विलय का भार कैसे निकाला जाएगा? मोल इंटू विलय का मोलर मास। तो 3 इंटू विलय का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। तो हमारे पास 120 ग्राम क्या यहाँ पर विलय का भार हो गया। अब हम यहाँ पर विलयन का भार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो विलय प्लस विलायक का क्या भार हो जाएगा। तो दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर 120 और यहाँ पर 1000, तो हमारे पास 1120 ग्राम क्या हमारे इस विलयन का भार आ गया। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। यहां से क्या हम विलयन का आयतन प्राप्त कर लेंगे। कैसे? तो हमारे पास यहाँ पर देखें हम लोग तो घनत्व क्या दिया गया है? 1.110। ठीक, हमारे पास द्रव्यमान है 1120। क्या हम वॉल्यूम निकाल लेंगे? तो वॉल्यूम 1120 बटे 1.110। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। आपका 1009 क्या ml आएगा, जिसको आप लीटर में 1.09 लीटर कहेंगे। अब मोलरिटी निकालना है तो सरल हो गया। मोलरिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। तो अपने पास मोल कितना है क्वेश्चन के लिए? 3 मोल। अब 3 मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1.009 लीटर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.97 आपका क्या आंसर आ जाएगा? 2.97 क्या ये आपकी मोलरता है? मोल प्रति लीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ए है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या 80 क्वेश्चन तक अर्थात 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंप्लीट होते हैं। वेलकम बैक बच्चों, और कंटिन्यू करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का सेकंड लास्ट पेपर है। इसके बाद आपका फाइनल पेपर एंड नीट आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। HCl अम्ल के 10 ml AgCl के 0.1435 ग्राम देते हैं, जबकि इसकी AgNO3 के आधिक्य के साथ क्रिया कराई जाती है। 10 ml of HCl solution gave 0.1435 ग्राम of AgCl when treated with excess of क्या है? AgNO3। बहुत सिंपल स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको अपन, है ना। तो अपन ऐसा समझे कि यहाँ पर बोला है कि 10 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन गिव AgCl लिखना है ना। तो ये HCl है और ये AgNO3 है, एंड ये रिएक्ट करके आपको दे रहा है यहाँ पर AgCl। ठीक है, AgCl, एंड बाहर मिल जाएगा आपको यहाँ पर हाँ, ये आपका
रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है। और जो AgCl आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 0.1435 ग्राम। कितना मिल रहा है, बात समझे। आपसे नॉर्मेलिटी पूछा और ये तो एक्सेस में दे रखा है, तो एक्सेस में दे रखा है तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही तो ये मिलेगा। आप ऐसा समझ लेना कि ये एक टाइप का लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, LR। LR मतलब कौन सा रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको निकालने को बोला नॉर्मेलिटी। तो भाई नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नॉर्मेलिटी बराबर अपन लिखते हैं गिवन वेट अपॉन GMM इंटू 1000 अपॉन बोलो क्या है वॉल्यूम और इंटू n मतलब n फैक्टर, इंटू n फैक्टर होगा, और यहाँ पे n फैक्टर 1 ही आ रहा है। HCl का n फैक्टर 1 है, AgCl का n फैक्टर भी 1 है। तो नॉर्मेलिटी निकालना है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो 0.1435 मिला है, 0.1435, एंड इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 143.5। AgCl का जो मॉलिक्यूलर मास है, AgCl का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 143.5 आएगा इंटू 1000। वॉल्यूम तो 10 ही है ना, वॉल्यूम कितना है 10 ही है, ठीक है। एंड एन फैक्टर की वैल्यू जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितनी आ रही है 1, ये गया यहाँ से। तो आप देखें तो इधर बन जाएगा आपके पास 10,000 मिलेगा, है ना, 4 जीरो है तो 10,000 गया। तो आप देखो ये 1000 से तो ये 3 जीरो गए, इधर बचा 100, है ना, यहाँ ये गया तो ये कैंसिल होके आ गया आपका 10, एंड 0 से 0 गया, तो नॉर्मेलिटी का जो वैल्यू आएगा वो 0.1 n आ जाएगा। नॉर्मेलिटी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0.1 n, दैट इज इस सोल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है जो आंसर आएगा वो 0.1 n आएगा। हमने HCl का नॉर्मेलिटी निकालने को बोला था, हमने AgCl के थ्रू इस क्वेश्चन को क्या करा, सॉल्व करा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करूं, STP पर 0.44 ग्राम, STP पर 0.44 ग्राम एक रंगीन ऑक्साइड 224 मिलीलीटर की जगह घेरता है ना। 0.44 ग्राम ऑफ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज 224 ml एट STP, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है अपने पास में गिवन वेट दिया गया भार अपॉन GMM, है ना, और वही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम दिया गया आयतन अपॉन 22.4 लीटर, है ना, ऐसा होता है अपने पास में। तो गिवन वेट बाय GMM की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो गिवन वेट की बात कर रहा हूँ तो ये आता है 0.44 अपॉन, तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो इसका GMM, एंड यहाँ पे गिवन वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो गिवन वॉल्यूम होता है 224 अपॉन बोलो क्या आएगा 22400, है ना। ये आप कैंसिल करेंगे इधर कितना आ जाएगा 100, ये 100 है तो ये 100 से 100 भी क्या हो गया कैंसिल, तो GMM इक्वल टू बोलो कितना आएगा 44 ग्राम। GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आ रहा है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास 16 और ये 28, N2 का हो गया 28 और ये कितना हो गया 16, तो दैट इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है ये 44, पहला ही आंसर इसका, दैट इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइवैलेंट मेटल इज 32.7, है ना, मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ इट्स क्लोराइड, बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट वेट बोला तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट बोला है कितना है 32.7, ये इक्विवेलेंट वेट बोला, और बाइवैलेंट है तो बाइवैलेंट का मतलब होगा ये M2 प्लस, बाइवैलेंट का तो मतलब यही होता है जिसकी दो वैलेंसी हो, बाइवैलेंट मतलब M2 प्लस बोला है, और बोला इसका क्लोराइड तो Cl माइनस, मतलब जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा MCl2, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा MCl2। अरे बात समझे, अब हमें एक बात क्लियर रखनी है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, एटॉमिक वेट अपॉन क्या होता है एन फैक्टर। अब एन फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पे तो 2 प्लस आ रहा ना, मतलब इसका एन फैक्टर 2 आएगा ना, 2 प्लस है ना, एन फैक्टर 2 आएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एटॉमिक वेट अगर मेरे को निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आ गया 32.7 इंटू 2 करूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, है ना, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 65.4 आया ये एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ 65.4 प्लस 71, 65.4 प्लस कितना आ रहा है 71, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 71 और 65, तो ये आ गया 6, 7 और 7 14 मतलब 13, तो 136.4, दैट इज आंसर मेरा कौन आया सी। मतलब सिंपल कंसेप्ट लगाया कि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर,
एटॉमिक वेट निकालकर वहां से मैंने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड, उसके क्लोराइड का, तो क्लोराइड का फॉर्मूला बन रहा होगा MCl2, बायवैलेंट है ना, क्लियर है। तो आंसर मेरा कितना आया, 136.4। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, असर्शन है बॉन्ड ऑर्डर कैन अज्यूम एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, बंद क्रम का मान शून्य व और कुछ भी सक्रिय हो सकता है, कोई भी धनात्मक मान हो सकता है, बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, अदरवाइज तो सब हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज सब हो सकता है। ये असर्शन जो बोला है, ये जो असर्शन का स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन का रीजन, असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है, रीजन का स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन बोल रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैन अज्यूम एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है जीरो को मिलाकर, और वो रीजन सही नहीं है ना। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, बोलो क्या है, असर्शन। क्लियर है, तो बी आंसर आएगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की m कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा इतनी है ना, बहुत सिंपल है भाई। अपन ऐसा लेवल मान लो, K, L, M, N और इन्फिनिटी, ये लेवल मान लिया मैंने, है ना। आराम समझो जरा, इस लेवल को मैंने बोला K, इसको L, इसको M, इसको N, और ये क्या बोला, इन्फिनिटी। आपको क्या बोला है कि M शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मैंने बोला ठीक है भाई, M शेल में यहाँ पे होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ भेजना है ना। तो यहाँ से निकालना है, तो अपने को पता है कि डेल्टा E बराबर मैं क्या करूंगा, E इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ M। डेल्टा E बराबर क्या लिखूंगा मैं, E इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को M से निकालना है, M से निकाल के अनंत वाले भेजना है, इन्फिनिटी में भेजना है, तो डेल्टा E बराबर E इन्फिनिटी माइनस EM। अब इन्होंने क्या बोला है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M शेल ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, मतलब 1.51 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इक्वल टू E इन्फिनिटी का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, माइनस EM, M का वैल्यू आ गया, और एनर्जी ऑफ M शेल, एनर्जी ऑफ M शेल मेरे पास आ गया है 1.51 माइनस साइन के साथ EV, ये आ गया मेरे पास एनर्जी ऑफ M शेल, है ना। अब M शेल कहने का मतलब है, M वाला शेल बोल रहा हूं, M वाला, तो M वाला शेल बोलने का मतलब N बराबर 3 है, मतलब N बराबर 3 है, उसकी वैल्यू 1.51 आ रही है। तो आपसे बोला है कि एनर्जी निकालनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, आपसे बोला एनर्जी निकालनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, आपसे बोला है एनर्जी ऑफ, क्या निकालने को बोला है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला, मतलब n बराबर 2 की एनर्जी निकालनी है, और हमें पता है कि एनर्जी इनवर्स ऑफ n स्क्वायर होता है, एनर्जी इनवर्स ऑफ क्या होता है, n स्क्वायर। तो अपन लिख लो ना यहाँ पे कि EM अपॉन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, है ना। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इनवर्स हो जाएगा। EM की वैल्यू दे रखी है माइनस 1.51, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है। यहाँ पे N2 का स्क्वायर, N2 मतलब M मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे क्या आ गया, 4। अरे बोले, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू बोलो किसके बराबर बन जाएगी, माइनस 1.51 इंटू 4/9। अरे बात समझे कि नहीं समझे, माइनस 1.51 इंटू 4 कितना हो गया, 9। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, मैंने सही करा ना, 1.51 इंटू, है ना, देख लेते हैं, 1.51 इंटू 4/9, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने यहाँ, हाँ n है ना यहाँ पे, अच्छा ये गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पे n1 है ना, तो ये 9 आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट, है ना। हाँ, यहाँ पे आप देखें तो ये आ रहा है m मतलब थर्ड वाला शेल, तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, है ना। तो 9 1 जा 9, ठीक है, 1.5, तो इसको अपन करके देखते हैं अब अगर, तो 1.51 इंटू 9, 1.51 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये अराउंड आ रहा है 3.4। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 3.4 कितना आ रहा है, ईवी, ठीक है, माइनस 3.4 ईवी आ रहा है, दैट इज आंसर मेरा कौन है, सी। क्लियर, तो आप देखें मैंने पहले सबसे पहले एनर्जी निकाल ली एम वाले शेल की, सबसे पहले एम वाले शेल की एनर्जी निकाली,
और m वाले शेल से फिर मैंने सिंपल रिलेशन लगाया कि एनर्जी इज इनवर्स ऑफ क्या होता है n स्क्वायर। ठीक है, चलिए 86 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज 39 इन इट्स न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी तत्व का परमाणु भार 39 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 1 अधिक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले a बराबर 39 आ रहा है, a मतलब परमाणु भार या भार क्रमांक, एटॉमिक वेट, और मैं कहता हूं कि इसमें लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू x, प्रोटॉन के नंबर को, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि इसके नाभिक में, इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 1 ज्यादा है। तो लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज x, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा x+1, दैट्स इट। अब हमें पता है कि a बराबर बोलो क्या होता है p+n, तो 39 बराबर आ जाएगा x+1। बोलो आया कि नहीं आया? ये 1 इधर चलेगा तो ये आ जाएगा 38 माइनस होकर ये बचेगा 2x, तो x इक्वल टू बोलो कितना आ गया 19। x मतलब किसका? प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब 19, तो प्रोटॉन अगर 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 19 आएंगे, बात समझे? तो न्यूट्रॉन जो आएंगे वो एक ज्यादा है, दैट इज 20। तो आपसे पूछे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो 19, 19 और 20, 19, 19 और 20, दैट इज कौन सा आंसर? बी आंसर 86। ठीक है, चलो 87 की बात करता हूं। BeCl2, BCl3, CCl4, SF6 में बंद कोण, बहुत इजी क्वेश्चन है। BeCl2 sp हाइब्रिड मतलब एंगल 180 डिग्री का, BCl3 sp2 हाइब्रिड मतलब एंगल 120 डिग्री का, CCl4 sp3 हाइब्रिड मतलब टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिड मतलब टेट्राहेड्रल 109 डिग्री का, SF6 है ना, SF6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल मतलब 90 डिग्री का। अब आगे सब कुछ आपके सामने है। BeCl2 के बाद आएगा BCl3, के बाद CCl4, के बाद SF6। 87 क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल सिंपल, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यहाँ पे एक स्टेट दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये स्टेट आएगा, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफरेंट प्राइमरी क्वांटम नंबर इज यूज्ड, किस संकरण अवस्था में भिन्न प्राथमिक क्वांटम संख्या इस्तेमाल होती है? जहां पे अंदर का कक्षक इस्तेमाल हो, जहां पे आंतरिक कक्षक हो, जहां पे इनर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बन रहा हो। तो एक ही मॉलिक्यूल मुझे नजर आ रहा है ऐसा, वो ये है, दैट इज D2sp3। D2sp3 में जो ये D होता है, ये जो D होता है, ये इनर ऑर्बिटल का होता है, इनर ऑर्बिटल का होता है। जैसे मान लो ये आएगा 3D, फिर आएगा 4s, या फिर क्या आएगा 4p, तो क्वांटम नंबर बदल जाता है। बात समझे? D2sp3 या DsP2 इस टाइप का जब भी हाइब्रिडाइजेशन, जब भी संकरण होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, स्वतः प्रक्रम के लिए सत्य कथन है, प्रक्रम की एंट्रोपी सदा बढ़ती है, प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा सदा बढ़ती है, संपूर्ण एंट्रोपी परिवर्तन सदा ऋणात्मक होता है। गलत, संपूर्ण एंट्रोपी परिवर्तन सदा धनात्मक होता है। जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप होने वाली चीजें, ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रोसेस जो कैसे होते हैं? अपने आप होते हैं, खुद से होते हैं। कैंडल का जलना, पेपर का जलना, पानी का झरने से गिरना, बॉल का ऊपर से नीचे गिरना, स्वतः प्रक्रम, अपने आप, स्पॉन्टेनियस, उसमें डिस्टरबेंस, रैंडमनेस, एंट्रोपी का वैल्यू हमेशा बढ़ता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज, बोलो क्या है? पॉजिटिव। संपूर्ण एंट्रोपी का परिवर्तन सदा क्या होगा? धनात्मक होगा। कौन से प्रोसेस में? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी चेंज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाना है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल NG/RT, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल NG/RT, और आपसे बोला है डेल्टा U एंथैल्पी का चेंज दे रखा है,
92.38, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 92.38 किलो जूल में है। डेल्टा यू मुझे निकालना है और डेल एन जी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना है। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है? गैस। तो यहाँ पे इसके मोल्स आ रहे 2 -4 बराबर -2, तो यहाँ पे आ गया -2। आर का वैल्यू ले लो 8.314 एंड टेम्परेचर आपको दिया है, टेम्परेचर 298 दिया है, तो मैं यहाँ पर यंत्र का इस्तेमाल करूंगा एंड डिवाइडेड बाय कितना करना है मैंने? 1000। बात समझे? 1000 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि ये आपको दिया हुआ है किलो जूल में और आर आपने रखा है जूल्स में। क्लियर? तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे बेटा तो मेरा जो आंसर आएगा -87.42, ये आंसर आएगा मेरा बी आंसर। एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है? तो 92.38 डेल्टा यू माइनस, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल, -2 वैल्यू रख के अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना? 91 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, निम्न तत्वों के आयनन विभव का घटते क्रम, है ना? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट निकालना है अपने को, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट निकालें तो आप ध्यान से देखें तो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा आएगी, नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी, है ना? और अपन यहाँ देखें तो पहले अपन इसको इस तरीके से अरेंज ही कर लेते हैं कि आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाता है आपका हीलियम, यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। फिर नियोन के नीचे क्या आ जाएगा? आर्गन, के बाद ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब मेजरली अपन बात करें तो हमारे पास जो एलिमेंट दे रखे हैं वो ये एलिमेंट दे रखे हैं, ये वाले। तो नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा आएगी। अब नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा जा रही, तो लेफ्ट से राइट आने में आई ई का वैल्यू कम हो जाता ना। आप लेफ्ट से राइट आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है? सॉरी, बढ़ जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है ना? तो अपन बात करें यहाँ पे, सबसे पहले इधर से चलते हैं, तो नियोन के बाद आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आ जाएगा आपका फास्फोरस, क्योंकि ग्रुप 15 है तो ये NH2 होता है, NP3 होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसका ज्यादा आएगा और बेरिलियम बोरोन में किसका ज्यादा? बेरिलियम का ज्यादा। मतलब ये कुछ ऐसा चलेगा, है ना, यहाँ पे, और इधर ये ऐसा चलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरीन के बाद आ जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आ जाएगा आपके पास सल्फर, और सल्फर के बाद आ जाएगा आपके पास में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम। देख लो, नियोन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम और कौन है? एल्यूमिनियम। दैट इज आंसर कौन सा आ जाएगा? डी आंसर। क्लियर? 92 क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व की पहली शर्त डी कक्षक जो है वो आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। डी कक्षक पूरा भरा है, डी कक्षक पूरा भरा है, डी कक्षक है ही नहीं, डी कक्षक आंशिक भरा है, दैट इज सी आंसर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, संक्रमण तत्व के लिए पहली शर्त यह है कि डी कक्षक जो है, जो डी ऑर्बिटल है, वो आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, COCl2 के जलीय विलयन में सांद्र HCl का अधिकता मिलाने पर किसके निर्माण के कारण विलयन नीले रंग का होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCl2। ठीक है, आप COCl2 का जो एक्वस सोल्यूशन है उसको जब आप किस में मिला देते हैं? HCl में, है ना, HCl में मिलाया तो एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो COCl4 और 2- बन जाता है, ये बनता है। अब जब तुम यहां देखोगे तो कोबाल्ट आपको नजर आएगा, CO पे चार्ज आएगा 2+ और CO पे 2+ आना, तो ये बनता है लगभग 3d7, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है, ठीक है, वो 27 होता है, और 27 मतलब 3d7 होता है और 4s2 होता है। अब यहाँ पे अब +2 आ रहा है, +2 तो वो D7 बचेगा, और D7 बचने का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। D7 बचने का मतलब तो यही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी 6 और 1 क्या आया? 7, है ना, ये 6 और 1 7। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 अनपेयर्ड नजर आएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो होता है इसके अंदर क्या नजर आता है? कलर नजर आता है, दैट इज कौन सा? नीला रंग। ठीक है, चलो तो 93 क्लियर। 94 क्वेश्चन को बोलूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द कॉम्प्लेक्सेस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल शो, कौन सा आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली शर्त है should not possess plane of symmetry, should not possess plane of symmetry, plane of symmetry सममिति का तल नहीं होना चाहिए, सममिति का तल नहीं होना चाहिए, सममिति का तल नहीं होना चाहिए, बात समझे। और आपसे बोला है कि इनमें से पेयर जो है दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो दोनों पेयर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब ये होता है कि आप जब ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल मेरे को इसमें ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि आप इसको सीओ को देखेंगे ध्यान से तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि एक तो ईएन आएगा, यहां पर भी ईएन आ जाएगा और यहां पर भी कौन आएगा, ईएन। तो ये एक तो बनाएगा, अरे बनाएगा, है ना। इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये ईएन आएगा, ये ईएन आएगा और इधर भी कौन आ जाएगा, ईएन। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही करेगा। और आप इसको देखें, सिस कह रहा है, सिस वाला, सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म की बात अगर मैं करूं तो अगेन यहाँ पे कोबाल्ट आएगा इस प्रकार से, और आप यहाँ पे मान लो ईएन, यहाँ पे भी क्या माना मैंने, ईएन, इधर सीएल, और इसका भी हम मिरर इमेज बनाएंगे। तो एक आपको लीवो और एक क्या मिलेगा आपको, डेक्स्ट्रो। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, ये सीएल, इधर भी ईएन और इधर भी ईएन। तो ये एक ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमेशा दोनों शो करेंगे। अरे क्लियर है मेरी बात, मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो हमेशा अनसिमेट्रिकल रहेंगे, उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। चलो 47 की बात 95 की बात करता हूँ, 47 स्लाइड नंबर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू राइट साइड इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को अगर इंक्रीज करा तो बोला राइट साइड जानी चाहिए, मतलब इस तरफ। और हमें पता है कि जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट in that direction, reaction will shift in that direction where number of moles of gas is less, number of moles of gas is less। रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां पे गैस के मोल की संख्या कम है। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां पे गैस के मोल की संख्या कम है। तो इस साइड पे मोल्स आ रहे हैं 4, इस साइड पे आ रहे हैं 2, इस साइड पे मोल्स बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस साइड में मोल 1 है, इस साइड में 2 तो पीछे आ जाएगी, तो ये तो बैकवर्ड आ जाएगी। इधर मोल बराबर है तो गया, तो मेरा एकमात्र आंसर आता है, दैट इज ए। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन केवल लेफ्ट से राइट में इस पार्ट में जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड या राइट साइड गैस के मोल की संख्या कम है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। प्रेशर को बढ़ाने पर ली चैटले प्रिंसिपल, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे गैसियस मोल्स कम है। चलो 96 क्वेश्चन की बात करता हूं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया N2+3H2+2NH3, साथ में एनर्जी बाहर जा रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एनर्जी बाहर निकल रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पे आप गैस के मोल देखेंगे तो 4 है, यहां पे गैस के मोल 2 हैं। रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस दिशा में जाती है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस दिशा में जाती है जहां पर गैसियस मोल कम होते हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और कैटलिस्ट रखना पड़ेगा। तो इसमें लेना पड़ेगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा हुआ, कैटलिस्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में बोला है कि विलियन की पीएच क्या होगी जिसमें OH आयन 2 × 10⁻³ मोल है और 2 लीटर विलियन में उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन OH का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो ना,
कॉन्सेंट्रेशन निकालने का क्या तरीका होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मोल्स दे रखे हैं 2 × 10 की पावर -3 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, OH माइनस की जो सांद्रता आई है वो 10 की घात -3 मोल पर लीटर 2 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। अब क्या निकालने को बोला पीएच, तो पहले तो पीओएच निकलेगा, तो पीओएच बराबर लिखूंगा मैं log ऑफ 10 की पावर -3, log ऑफ 10 की पावर -3, तो log ऑफ 10 की पावर -3 तो पीओएच बराबर 3 आया, और हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है 14, तो पीएच इक्वल टू आएगा 14 - 3 इक्वल टू 11, तो पीएच का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 11। अरे क्लियर एकदम, 97 वाला क्वेश्चन डन, पीएच इक्वल टू 11। 98 क्वेश्चन, pH ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.82, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो pH का वैल्यू आ रहा है 3.82, इट इज एसिडिक, और हमें पता है कि pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, pH का वैल्यू 3.82 है, इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या बनेगा H प्लस, तो H प्लस की वैल्यू अगर मुझे निकालनी पड़ी यहाँ से तो ये बनेगा एंटी लॉग, इधर आएगा तो एंटी लॉग -3.82, एंटी लॉग ऑफ -3.82। नाउ अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो H प्लस का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा, एंटी लॉग है तो एंटी लॉग को मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करता हूँ, -3.82 दिख रहा है तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 10 की पावर -0.82, क्लियर है ना। यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1, तो 10 की पावर हो गया -4, ये 10 की पावर हो गया 0.2, है ना। और अपनों को पता है कि log 1 होता है 0, अपनों को पता है कि log 1 होता है 0 और log 2 होता है 0.3, और 0.2 आ रहा है तो मतलब 1.5 मान लो इसको अपन, इसके बीच में 1.5 मान लेंगे, तो ये बन जाएगा लगभग 1.5 इंटू 10 की पावर -4, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 तो नहीं है, बट 1.6 इंटू 10 की पावर -4 जरूर है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर जो है वो -4, इसका आंसर आपका आएगा टेंटेटिव, क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, किसमें H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पर +3 है, Cl में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब +2 से +3 तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, ये तो गया। Cl पे 0 है और Cl पे -1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे -1 से 0, बिल्कुल आपका बी आंसर आएगा कि उसने क्लोरीन को देखो क्या करा हुआ है, रिड्यूस करा है। क्लोरीन आपका Cl2 0 है, ये देखो Cl2 से 0, यहाँ पे आ रहा है आपके पास H2O2, और यहाँ पे आपके पास मिल रहा है HCl, एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है O2, है ना। तो आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन 0 से यहाँ पे आ रहा है -1, और H2O2 में -1 से कितना आ रहा है 0, तो ये क्लोरीन का क्या हुआ है रिडक्शन, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को करने से पहले ना क्या है, इसको यही सॉल्व कर लो अपन, इसको यही सॉल्व कर लो पहले, अपन खुद पहले चेक कर लो। तो Br2 है, यहाँ पे CO3 2 माइनस है ना, और H2O है। इसको सॉल्व क्या है कि पहले अपन खुद आइडेंटिफाई कर लो किसमें क्या हो रहा है, Br माइनस और BrO3 माइनस और HCO3 माइनस। चलो ये 0 है ना, तो 0 से -1 मतलब यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और 0 से इधर जा रहा है शायद +5, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रोमीन का तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड क्या लिखा है ऑक्सीडाइज्ड, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है, तो पहले ही उसको चेक कर लो कि किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन। तो ये आपके 100 तक के क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।